अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। कहा जाता है पाकिस्तानी बहुत जल्दबाज हैं, बेसब्र और जज्बाती हैं, मगर मजीद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसला कर लिया है, चाहे वो मुल्क से रिश्वत, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, नाइंसाफी, रेप, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जे, महंगाई, जखीरा अंदोजी कुछ भी खत्म ना कर सके, मगर वो कौम से बेसब्री का खात्मा जरूर करेंगे। 2.5 साल गुजर जाने के बाद कल खान साहब कौम के सामने आए, उनके गिले शिकवे सुने, मगर आखिर में एक ही नतीजा निकला। पाकिस्तानियों, बस थोड़ा और इंतजार, कोई फैसला नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ सब्र, सब्र और सब्र। वैसे खान साहब सब्र इस कौम को ही नहीं, अपोजिशन को भी सिखा रहे हैं। आज खान साहब ने इस्तीफे की मशरूत पेशकश कर दी है। वो कहते हैं अपोजिशन को इस्तीफा चाहिए, वो देंगे, मगर अपोजिशन लूटा हुआ पैसा वापस कर दे। यानी इमरान खान ने कयामत तक की मोहलत मांग ली है, मगर मैं ज्यादा सब्र नहीं कर सकती। खान साहब से कुछ गुजारिश करना चाहती हूँ। सर, अगर आप अदालतों में साबित करके वो पैसा वापस नहीं ला सकते तो मसनद ही छोड़ दें। अगर आप कहते हैं सिस्टम में खराबी की वजह से वो बच जाते हैं, तो ये सिस्टम ठीक करना भी आप ही का काम है। खुदारा कौम को चौरंगी ना घुमाएं, जुडिशल रिफॉर्म्स लाएं या जो चाहे करें। अगर पाकिस्तान का माल लूटा गया तो वापस लाएं, वरना इसे सिर्फ इल्जामात की यलगार नवाज जरदारी दोनों एक दूसरे पर करते ही रहे तो आप उनसे अलग क्यों? अरे सॉरी, हाँ थोड़ा फर्क तो है, क्योंकि वो सब्र नहीं सिखा सके थे। खैर, बढ़ते हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। अपील करता हूँ कि मेरे पास को केस मैस करने का, मुकदमे करने की मेरी ताकत ही नहीं। अगर वो मेहरबानी करके इसकी तफ्तीश कर दें तो लोगों के बच्चों को इस तरह बेदर्दी से कत्ल न किया जाए, कोई सुमोटो एक्शन लें। कोई 6 गोलियां चली थी, 5-7 सेकंड के बाद कोई आवाज़ आई थी चीखने की। तो हम लोग बाहर गए तो एक आंटी और एक अंकल को गोली लगी हुई थी। लड़की को 4 गोलियां लगी हुई हैं और लड़के को भी 2 गोलियां लगी हुई हैं। एक उनके पास से बगैर नंबर की मोटरसाइकिल मिली है। फर्दर हम अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या हुआ है। तो नाज़रीन, कराची में कल रात 2 खवातीन समेत 6 अफराद कत्ल हुए। एक वाकया गार्डन और दूसरा बोट बेसन के करीब पेश आया, मगर दोनों वाकयात में एक चीज कॉमन थी, खातून। दोनों हादसों में कत्ल की वजह खवातीन ही बनी। दोनों वाकयात इंतहाई फिल्मी अंदाज में पेश आए, जो इंतहाई दर्दनाक भी थे। पहले बात करूंगी मशहूर टिकटॉकर मुस्कान की, जिसे गार्डन के इलाके में 3 दोस्तों के साथ कत्ल किया गया, जिसके टिकटॉक पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने जिसे लाइक किया, और अब तक इतने ज्यादा घंटे गुजर जाने के बावजूद भी उसकी लाश उठाने वाला कोई नहीं है। हैरान कुन बात है, मुस्कान के घर वाले क्यों उसके जज्बे खाकी को रिसीव नहीं कर रहे, क्यों उसके जनाजे के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मुस्कान और उसकी फैमिली पर आइस और दीगर मंशियात बेचने का इल्ज़ाम भी है। ज़रात बता रहे हैं कि मुस्कान ने कुछ अर्सा कबल ही घर तब्दील किया था। टिकटॉक का इस्तेमाल तो सिर्फ धोखा था, असल काम तो ये काला धंधा था। घर वाले भी इस काम में शरीक थे। शायद उन्हें भी खौफ है, जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन पुलिस को शुबा है कि मुस्कान को उसके पुराने दोस्त अब्दुल रहमान से भी खतरा था, जिसे मुस्कान की किसी और से दोस्ती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि मुस्कान के साथ कत्ल होने वाले मजीद 3 अफराद ये कौन थे? आमिर, रिहान और सद्दाम। ये वो 3 अफराद हैं जो गाड़ी में मौजूद थे। मुस्कान ने कल रात 2 बजे आमिर को कॉल करके अपने घर बुलाया था, और यही वो मुस्कान का नया दोस्त भी था, जिसकी वजह से अब्दुल रहमान मुस्कान से नाराज था। खैर, आमिर ने रात को मुस्कान को घर से पिक किया और फिर चारों दोस्तों ने रात सदर के होटल में खाना खाया। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इस अंधेरी रात में कोई था जो उनको कदम कदम पर ताकुब कर रहा था। जबकि आमिर दोस्तों के साथ मुस्कान को वापस उसके घर पहुंचाने जा रहा था, तो तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब उनकी जो गाड़ी थी उस पर पीछे से 2 फायर किए गए, जिससे मुस्कान जख्मी हो गई। ऐनी शाहिदीन की अगर बात करें तो उनके मुताबिक रक्शे से चंद अफराद उतरे और उन्होंने मुस्कान के दोस्तों को बाहर निकालकर गोलियां मार दी, मगर किस्मत से रिहान और सद्दाम बच गए और जख्मी हालत में अंकल सरिया अस्पताल की तरफ दौड़े, जो उनके चंद कदम के फासले पर था। मगर
मुल्जिमान ने उन्हें देख लिया और फिर उनका पीछा करके दोबारा फायरिंग कर दी। इस केस में अभी ये भी जानना बाकी है कि ये वाकया मुस्कान की दोस्ती खत्म करने की वजह से हुआ था या फिर मंशियात की वजह से हुआ था या फिर पैसों का कोई लेन देन भी इसके पीछे था। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है नाजरीन। मुस्कान के साथ मरने वाले रेहान और सद्दाम पहले भी जराइम में मुलव्विस रह चुके हैं। जी हाँ, इनका बाकायदा एक बैकग्राउंड है। 2 हफ्ते कबल ही दोनों की हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आई थी, जिसका मुकदमा भी दर्ज किया गया था और दोनों जमानत पर रिहा हुए। सो आपने हवाई फायरिंग की वीडियो तो देखी। मुस्कान और उसके दोस्तों के कत्ल की हतमी वजह सामने नहीं आई है और पुलिस ने मजीद तफ्तीश की है, इस पर भी बात करूंगी। मगर बोर्ड बेसन पर जो वाकया पेश आया, इसमें भी वजह तो खातून ही थी। रात नामालूम मुल्जिमान ने अदनान और एनी पर फायरिंग कर दी। ये दोनों हिजरत कॉलोनी के रिहायशी थे, जबकि अदनान के वालिद के मुताबिक वो गैर शादीशुदा था और इसका कत्ल होने वाली एनी से कोई ताल्लुक भी नहीं था। लेकिन पुलिस बताती है कि एनी शादीशुदा थी और इसका शौहर अल्ताफ तूफान हिजरत कॉलोनी में डब्बू की दुकान चलाता था। दोनों वाकयात पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल वालिद और समा के नुमाइंदे यासिर और आमिर मजीद। यासिर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुस्कान की फैमिली के बारे में अभी क्या मालूम हो सका है, वो कहाँ है, अब तक क्यों सामने नहीं आ रही है? मुस्कान की लाश तक लेने के लिए नहीं आए ये लोग? जी बिल्कुल, देखें अब से कुछ देर पहले मुस्कान के वालिद जो हैं वो छिपा सर्द खाने पहुँचे थे और मुस्कान की लाश लेकर जो है वो चले गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इशा की नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो तदफीन कर दी जाएगी घर ले जाए बग़ैर, जबकि उनका पोस्टमार्टम, जो मुस्कान का पोस्टमार्टम है, वो जिना अस्पताल में मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाला जो वाक़या था उसमें मुस्कान के जो पुराना दोस्त था अब्दुल रहमान, जो मुबैना मंशात फ़रोश भी बताया जा रहा है, उसने जो है ये हो सकता है कि ये फायर किया हो, क्योंकि इससे पहले भी मुस्कान के ऊपर आमिर और सद्दाम के सामने मुस्कान के ऊपर कान के पास से फायर कर चुका है, जिसकी जो सुलह सफाई है, जो कि मैं आपको बताऊं कि शाजी वो भी मुबैना तौर पे मंशात फ़रोश बताए जाते हैं, उनके डेरे पर हुई थी। और एक साइम तनोली हैं जो कि जो सियासी कारकुन बताए जाते हैं, उनके सामने इनकी सुलह सफाई हुई थी। जबकि हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो मुस्कान है उन्होंने कायदाबाद थाने में रहमान के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन भी जमा करवाई थी कि ये मुझे थ्रेट करता है। जबकि इस आमिर से दोस्ती से पहले मुस्कान की दोस्ती जो है वो अब्दुल रहमान से थी, उनके लिए ये काम भी करती थी मंशात सप्लाई का। ये अपने जो इनके टिकटॉक बनाने का एक ढोंग था, ये एक सर्किट चला रही थी। इस सर्किट के अंदर जो है ये आइस सप्लाई करती थी हमारे ज़राए के मुताबिक। जी अच्छा, ठीक है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ओवरऑल ये पूरा सर्किट चला रही थी, तो यासिर अब जो ओवरऑल तहकीकात हैं उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। अभी नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीर साहब, हमें बहुत अफसोस है जो कुछ भी कल रात हुआ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कल रेहान अपने दोस्तों के साथ कहाँ जा रहा था जब ये वाक़या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं समा टीवी का और उसके जो एंकर्स हैं, जो भाई यहाँ आए हैं, उन्होंने कवरेज दी और हमारे साथ ताज़ियत का इजहार किया। मैं आपका और समा टीवी के तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है नसीर साहब, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो हम हाईलाइट करना चाहते हैं। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? रेहान शाह मासूम बच्चा था। इधर आओ ना। हाँ, मासूम बच्चा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। और मेरे सारे बच्चों के अंदर 3 बातें आपको नहीं मिलेंगी। एक, लड़ाई झगड़े खून खराबा। दूसरा, किसी 2 नंबर काम में मुलविस नहीं होंगे। तीसरा, मनशियात में मुलविस नहीं होंगे। मेरे सारे और भी बच्चे। कल रात उसको किसी दोस्त ने फ़ोन पे बुलाया था कि जी इसकी दावत है। तो ये 2-3 बंदे जो थे, अभी आपने उनका जिक्र किया, तो ये दावत पे असल में जा रहे थे। जब दावत पे जा रहे थे तो जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है, तो वहाँ पे जो है ना
कुछ 2 मोटरसाइकिल सवार आए थे, बंदे 4 थे, 2 मोटरसाइकिलें थी, तो उन्होंने इनको गोलियां मारी और बाज़ ये कहते हैं कि गाड़ी से उतार के इनको गोलियां मारी। मेरा तो जी ये आपने अभी जिक्र किया मस्कान बताया या मस्तान बताया, किसी खातून का जिक्र किया है। जी जी बिल्कुल, तो बिल्कुल मुस्कान नामी है मैंने भी यहाँ, अच्छा तो मैंने यहाँ सुना है आपसे पहले भी कि वो कोई टिकटॉक वाला कोई चक्कर था। मैं तो नहीं जानता कि टिकटॉक क्या होता है। अच्छा तो नसीर साहब, ये रेहान की कब से दोस्ती थी आमिर से? आप तो जानते ही नहीं है उनके बारे में। मैं आमिर को और सदाम को वल्लाहिल अज़ीम अल्लाह की कसम है, मैंने ना उनको कभी देखा है ना मैं उनको जानता हूँ। मैंने नहीं देखा उनको। ये बच्चे थे तो बच्चों के साथ जो भी ताल्लुकात थे, बच्चे नौजवान हैं तो गरम खून होता है, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे। और मैं वैसे भी आदम बेजार सा आदमी हूँ, घर में ही रहता हूँ, इधर उधर नहीं जाता। तो एक बात तो ये है। और अब मैं अच्छा आपके तवस्सुत से जी बोलिए आप। जी 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 नसीर साहब बोलिए। मैं अच्छा। अब आपके तवस्सुत से जी नसीर साहब, ये कहा जा रहा है कि जो मुस्कान थी ये मंशियात फरोशी का काम भी करती थी, तो ऐसी कोई बात आपके नॉलेज में थी? रेहान की इनसे दोस्ती थी? कभी आज से पहले इस मामले में कभी पुलिस आई हो, कोई झगड़े की आपने बात सुनी हो? नहीं जी, यहाँ पे इस किस्म की मेरे वहम गुमान में भी कोई बात नहीं है और इसके लिए मैं हल्फ भी उठा सकता हूँ, कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि मुझे इसका नहीं पता। और मैं वो मुस्कान जो है उसको भी नहीं जानता कि कौन है, बस यहाँ लोगों से सुना है। अब वो जो चक्कर है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ लड़कों ने यही कहा है कि ये वो कोई टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, तो ये लड़का आमिर या सदाम इनमें से कोई एक टिकटॉकर भी, वो क्या कहते हैं उसे, वो जी भी जी था। जी टिकटॉक पे जो वीडियोस तो बनाते हैं, तो आपने देखी है उनकी ये वीडियोस जिसमें वो उनके साथ है? मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी, मुझे इसका नहीं पता। ये मैंने आज ही सुना है कि वो ये वीडियो बनाते थे। मैं मोबाइल जो है ना, सादा मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। तो अच्छा नसीर साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुस्कान को आप नहीं जानते, आपने उनकी कोई टिकटॉक पर वीडियो भी नहीं देखी है, लेकिन रेहान जो है उनकी एक वीडियो पहले भी वायरल हुई थी जिसमें वो फायरिंग कर रहे थे, उस हवाले से आपने सुना या वो वीडियो आपने देखी? ये मुझे इत्ला मिली थी, लेकिन उस वक्त मिली थी जब कोर्ट से उसकी ज़मानत हो गई थी। और वो उनका यहाँ पे कोई फंक्शन था, अल्लाह जाने शादी थी या कुछ मसला था, तो उसके अंदर जो है ना वो फायरिंग दीगर लोगों ने भी की। इसने की या नहीं की उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इस इल्ज़ाम में वो कोर्ट से फिर उसको ज़मानत करनी पड़ी थी। और अच्छा नसीर साहब, आपने इस मामले में कभी नहीं पूछा उनसे कि तुम पर मुकदमा दर्ज हो गया है या तुम्हारी फायरिंग की जो वीडियो है वो वायरल हुई है? कभी आपकी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? देखें जी, मुझे तो वीडियो का बिल्कुल नहीं पता, और जहाँ तक मुकदमे का ताल्लुक है तो उसको मैंने कहा कि भाई आराम से घर बैठो, और ये जो 2 नंबर लोग हैं उनके साथ उठना बैठना, ये ताल्लुकात ख़त्म कर दो, ये हम नहीं कर सकते, हम गरीब लोग हैं। और नसीहत वालिद की हैसियत से तो मैं अपने सारे बच्चों को करता हूँ, उसको भी मैं नसीहत करता रहा, और वो इतना समझदार और पक्के ज़हन का नहीं है, बच्चा था, 18-19 साल उसकी उम्र है। अच्छा नसीर साहब, बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी बात सुन रहे हैं नसीर साहब। तो ओवरऑल जिस टाइम ये सारा वाकया हो रहा था, जब ये फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आई थी, तो बीइंग अ फादर, वालिद के तौर पे आपने कोई नसीहत की? उसके जवाब में उन्होंने आपको कुछ बताया हो? कभी उन्होंने जिक्र किया हो मुस्कान के हवाले से? कोई आपने किसी और दोस्त के थ्रू इस तरह की कोई बातचीत सुनी हो? मैंने जब सुना था कि ये कोर्ट से ज़मानत करके आया है, उस वक्त तक मुझे इसका नहीं पता था, ना मैंने वो वीडियो देखी है।
और जब ज़मानत करके आया तो मुझे पता चला कि भाई इसने ज़मानत कराई है। तो फिर बैठा के मैंने उससे पूछा कि किस बात की ज़मानत थी, क्या मसला था कि कोर्ट में जो है ना तुम्हें ज़मानत करनी पड़ी। तो उसने जो है मुझे कोई साफ बात नहीं बताई और मुझे भी बार बार से ये पता चला था कि ये इसने उस फंक्शन में कोई फायरिंग की थी। तो अब अल्लाह जाने उसने फायरिंग की थी या नहीं की थी, या ऐसी कोई वीडियो है तो अल्लाह जानता है, मेरे इल्म में नहीं है, मैंने नहीं देखा। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑब्वियसली अब जो ये आपके साथ वाकया हुआ है इसका आप कोई मुकदमा वगैरह दर्ज करवाएंगे? आपको पता है जी, देखें ये हमारे जो बच्चे हैं ना तो ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। क्यों पढ़े लिखे नहीं हैं? हमारे वसाइल नहीं हैं। हम बच्चों को जो है ना तालीम दिलाएं या हम उनको रोटी खिलाएं। तो इस वजह से हमारे जो बच्चे हैं तो 2 बच्चों ने मैट्रिक किया है। ये रेहाम शाह जो है इसने भी 5वीं जमात तक पढ़ा था। तो उसके बाद फिर हमारी ताकत नहीं थी फ़ीसें देने की, किताबें लेने की, यूनिफॉर्म बनाने की। तो इस वजह से गरीब का हर बच्चा इसलिए अनपढ़ है और ये माशरे में बिगाड़ इसलिए पैदा होता है कि हमारे हालात इंतहाई गड़बड़ हैं, हमारे मुल्क के हालात गड़बड़ हैं। तो किसी आदमी को कोई तौफीक नहीं है कि वो जो है ना अपने बच्चों का कोई बेहतर मुस्तकबिल बना सके। अच्छा नसीर साहब, ये बताइए कि आप इस मामले पे FIR करवाएंगे? फ़िलहाल तो मेरा इरादा नहीं है। साथ में और भी बंदे जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो मशवरा करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो FIR भी करेंगे। लेकिन हमारी ताकत नहीं है मुकदमे करने की, पुलिस में जाने की, वकील पकड़ने की। तो इसीलिए मैं IG सिंध साहब से, गवर्नर सिंध से, वज़ीर आला सिंध से और अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से और प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए। जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है वहाँ पे कैमरे भी मौजूद थे और उन कैमरों की मदद से भी मुजरिमान का ताक़ब किया जा सकता है। हमारा बच्चा चला गया और जिनके बच्चे हैं तो हमारे दर्द को हमसे अच्छा समझते हैं। और मेरी बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह के लिए हम पर रहम करो, गरीबों पर रहम करो, गरीबों के बच्चों को मत कत्ल करो। बिल्कुल नसीर साहब, आपकी जो आवाज़ है वो हुक्काम बाला तक पहुंच रही है। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। यहाँ किसे ये नसीर साहब अपील कर रहे हैं हुक्काम बाला से कि अब इनको इंसाफ चाहिए। तो आई होप जो हुक्काम बाला हैं वो इनको इंसाफ देंगे। ज़ख्मी तड़पते रहे और पुलिस एम्बुलेंस का इंतज़ार करती रही। कराची के इलाके गार्डन में फायरिंग के बाद क्या हुआ, वाक़े के फौरी बाद की फुटेज समा को मौसूल हो गई है और इस हवाले से मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, एक और वाक़या जिसमें जख्मी तड़पते रहे, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, ये बड़ा ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है गार्डन अंकल सरिया पर। कल फायरिंग का वाक़या जो है वो पेश आया था जिसमें 4 अफराद जो है वो जामा हुए, खातून समेत 4 अफराद जामा हुए। इसमें गाड़ी पर फायरिंग जो है वो मुल्ज़िमान की जानिब से की गई थी। मशहूर टिकटॉकर्स थे ये। लेकिन इसमें अफसोस का अंसर ये है कि पुलिस एहलकार जो वहाँ पर स्पॉट पर पहुंचे उन्होंने उन जख्मियों की मदद करने के बजाय अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनानी शुरू कर दी और मोबाइल फोन की बनाई गई इस वीडियो पे उनकी आवाजें भी सुनी जा सकती हैं कि एक पुलिस एहलकार दूसरे एहलकार से ये मशवरा करता दिखाई देता है कि क्या एम्बुलेंस को बुलाया जाए, एम्बुलेंस को कॉल की जाए। फिर इतनी ही देर में दूसरा एहलकार ये मशवरा देता है कि जी ऐसा करते हैं, इनको इसी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से रवाना कर दिया जाए। तो ये एक बेहसी का आलम है कि जख्मी तड़प रहे हैं, रोड पर वो गिरे हुए हैं। एक खातून की लाश जो है वो खातून जख्मी हालत में जो है वो गाड़ी में है, जबकि जो दीगर अपराध हैं वो सड़क पर हैं। उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी, उनसे अहम मालूमात हासिल हो सकती थी कि कौन मुल्जिमान थे, कैसे फायरिंग का वाकया पेश आया। लेकिन
पुलिस ने वहां पर अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनानी शुरू कर दी ताकि वो अपने अफसरान को भेज सके कि क्या वाकया पेश आया है। ना कि उन्होंने ये किया कि उन जख्मियों को फौरी तौर पर उसी गाड़ी में या फिर अपनी पुलिस की मोबाइल में उनको डालते और वहां से अस्पताल मुंतकिल करते तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। सिविल अस्पताल वहां से करीबी अस्पताल था, चंद मिनटों में, क्योंकि रात का वक्त हुआ है तो चंद मिनटों में ये वहां पर पहुंच सकते थे, सन्नाटा होता है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस एहलकारों ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाना बेहतर समझा कि बनिस्बत इसके कि वो उनकी मदद करते, जख्मी तड़पते रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रहमान खान के इंस्टेंट रेस्क्यू करना चाहिए था, ना कि वीडियो बनानी चाहिए थी। आपको सुनवाते हैं कि इनकी क्या गुफ्तगू थी इस वाकये के वक्त। एम्बुलेंस को कॉल करना फौरन, एम्बुलेंस को कॉल कर, 115 या 15 कौन सा वाला सांस है इसमें, जल्दी कॉल कर। तीनों में सांस अंदर भी है, अपनी गाड़ी में डाले। काम नहीं करते, इनकी गाड़ी चला के चलते हैं ना सिविल। ये गाड़ी वाले हैं? हाँ, ये गाड़ी में लेडीज भी है, लेडीज है अंदर, लेडीज को भी लगी हुई है। मार के गया ना गोलियां, लेडीज को भी लगी, लेडीज अंदर है ना कार में। आप लोगों ने तो आपने देखा कि इंस्टेंट रेस्क्यू करना चाहिए था, लेकिन ये पुलिस वाले आपस में ही गुफ्तगू कर रहे थे कि एक्चुअली करना क्या है। ये लम्हा फिक्रिया है। नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीर साहब, आपने सुना कि पुलिस की जो बेहिसी है, पुलिस ने अपनी बेहिसी का एक दफ़ा फिर से मुजाहरा किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि जब बंदा किसी मज़हब पे नहीं होता ना तो उसको किसी का भी एहसास नहीं होता। अब ये आवाम में भी ये बीमारी है कि वो जहाँ कोई खुदा न ख्वास्ता हादसा हो जाए तो वो बजाय मरीज़ की मदद करने के वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, और पुलिस वालों ने भी वही किया। और आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है कि अगर इंसानियत होती, कुछ एहसास होता, उनको पता होता कि बच्चा क्या चीज़ होती है और वो भी इंसान का बच्चा, तो वो ज़रूर कोशिश करते, भाग दौड़ करते। लेकिन उनको तो सिर्फ तनख्वाह चाहिए, तो तनख्वाह उनको मिलती है, उनको क्या लेना देना किसी के मरने जीने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, आपने अपने जो भी जज्बात थे वो हमारे साथ शेयर किए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। बोट बेसन पर जो वाक़या हुआ है उस हवाले से हमारे नुमाइंदे आमिर मजीद से अपडेट्स लेते हैं। जी आमिर, अपडेट कीजिए, इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुँची हैं? जी सबा, कल रात को जब ये वाक़या पेश आया तो अब बहुत सारे मौक़िफ़ सामने आ रहे थे। कोई कह रहा था कि इसमें गाड़ी सवार अफराद ने फायरिंग की, कोई कह रहा मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग की। अब हमारी बात हुई है DIG साउथ से, SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ 1 इमरान मिर्ज़ा से, और इसके अलावा तफ्तीशी अफसर हैं इस केस के। उन्होंने बताया है कि वक़ुआ कुछ ऐसा है कि कल रात को ये एक लड़का और लड़की बोट बेसन फूड स्ट्रीट के करीब मोटरसाइकिल पर खड़े थे। लड़के का नाम अदनान और लड़की का नाम एनी था कि एक मोटरसाइकिल सवार शख्स आया, एक मोटरसाइकिल सवार शख्स आया जिसने मोटरसाइकिल से उतरकर 6 फायर किए हैं। 5 फायर जो होल हैं वो जाए वक़ुआ से भी मिले हैं। 4 गोलियां जो हैं वो लगी हैं लड़की को और 2 गोलियां जो हैं वो लड़के को लगी हैं। इनकी लाशों को जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर भेजा गया था पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक की है कि लड़का और लड़की दोनों को इंतहाई करीब से गोली मारी गई है। ऐसा ही लगता है जो अब उनको क्लेम है पुलिस का कि एक मोटरसाइकिल सवार शख्स था, मोटरसाइकिल से उतर के उसने कुछ बातचीत की जिसके बाद उनको गोलियां मारी हैं। अब दूसरा ये बताया गया कि एनी जो है वो शादीशुदा थी। एनी बिल्कुल शादीशुदा थी। एनी का एक बेटा भी है और एनी का हस्बैंड जो बताया जा रहा था कि मौका वारदात से फ़रार हो गया है, उसका कोई इल्म नहीं है, वो भी अब मंजर आम पे आ गया है। हमारी बात हुई जो DIG साउथ से, उन्होंने बताया है कि एनी का जो मोबाइल है उसका जो CDR निकाला गया है तो पता ये चला है कि एनी की जो अदनान है इसके अलावा कई लोगों से जो है दोस्तियाँ भी थी। पुलिस ने उसी CDR की मदद से 2 मशकूक अफराद को जो है वो आइडेंटिफाई किया है, उनको ज़ेर हिरासत लिया है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये केस बहुत जल्द हल होने वाला है क्योंकि पुलिस जो अटैकर है जिन्होंने कत्ल किया है। आमिर, ये बताइए क्या उसके शौहर को भी शामिल तफ्तीश किया है? जी बिल्कुल, उसके शौहर को शामिल तफ्तीश किया था, लेकिन उसके शौहर ने तो आकर एक नया ही बयान दे दिया है। बताया यह है
कि उसको इस वाक़े का इल्म ही नहीं था। उसको इस वाक़े का इल्म आज सुबह हुआ है और जैसे उसको इल्म हुआ है तो वो ख़ुद पुलिस के पास पहुंच गया है। उसके शोर से मालूम किया गया कि वो आया अदनान को जानता है या वो अफराद जिनके मोबाइल नंबर से उनका नंबर मिले हैं वो दीगर अफराद उनको जानता है। तो उसने उनसे मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार करते हुए उसने बताया कि वो इनमें से किसी भी शख्स को नहीं जानता। जब उनसे पूछा गया कि आपकी जो वाइफ थी वो आमिर, बड़ी हैरानकुन बात है कि उनके शौहर को पता ही नहीं था कि उनकी वाइफ के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। खैर, बहुत शुक्रिया आपने किया। तो इस हवाले से हम आपको बता रहे थे कि ओवरऑल जो सूरत हाल है, मजीद भी डिस्कशन करेंगे मजीद टॉपिक्स पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। विफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक की गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा और 6 अफराद को कुचल डाला। 4 अफराद जहां बहक, 2 इस वक्त शदीद जख्मी हैं। FIR के मुताबिक ये 4 गाड़ियों का काफिला था। एक गाड़ी जिसमें ड्राइवर के साथ कशमाला के बेटे अजलान, जबकि पिछली सीट पर उनके शौहर बैठे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी एक्सीडेंट के बाद भी नहीं रुकी और अमूमन रुकती भी नहीं है। फरार होने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा आगे जाकर एयर बैग खुल गए और गाड़ी ऑटो लॉक हो गई, जिसके बाद कशमाला के बेटे और शौहर गाड़ी से नीचे उतर आए। इस दौरान ऐनी शाहिदीन ने एक खातून को एक गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी में जाकर बैठते देखा, जो गालिबन कशमाला ही थी, क्योंकि उन्होंने खुद तस्दीक की है कि वो भी इस वक्त गाड़ी में मौजूद थी। पीछे से आने वाले अफराद ने भी पुलिस को बताया है कि ये गाड़ी खासे फासले से तेजी से जिग-जैग करती हुई आ रही थी और पीछे भी बहुत से लोग हादसे से बाल बचे, यानी पहले से ही फास्ट ड्राइविंग का सिलसिला जारी था। पिम्स, शिफा इंटरनेशनल, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल, 3 बड़े हॉस्पिटल्स करीब ही थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कशमाला के काफिले की 4 गाड़ियां थीं, मगर किसी एक जख्मी को भी उस गाड़ी में अस्पताल नहीं ले जाया गया। वाक़े के बाद से मुकदमे में नामजद कशमाला का बेटा गायब है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। कशमाला के शौहर, जो हादसे के वक्त साथ थे, तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में एडमिट हो गए हैं, जहां पुलिस पहरा दे रही है। कशमाला तारिक ने सारे इल्जामात की तरदीद करते हुए इसे किरदारकशी, हिरासानी और मीडिया ट्रायल करार दे दिया। कहती हैं हादसा कोई प्लान करके नहीं करता। उनके मुताबिक सिर्फ गलती दोनों तरफ से हुई। हम में से कोई गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था, दोनों गाड़ियां ड्राइवर ड्राइव कर रहे थे। पोर्ट्रे किया जा रहा है शायद मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था, मेरा बेटा पिछली गाड़ी में था। मेरे बेटे का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको विक्टिमाइज किया जाए। हमारे ड्राइवर की भी गलती थी और साथ जो गाड़ी आ रही थी उसकी भी गलती थी। अगर आप देखें, इशारा क्योंकि बंद हो रहा था, इसने भी ब्रेक नहीं मारी और वो भी बंद इशारे में आगे आ रहे थे। दोनों तरफ से गलती थी। जा रही बंदा मार दिया आपने पीछे, इधर आ जाओ। ऐसे वालों गाड़ी, हेलो, तो गाड़ी आपकी है ना, मेरी का है, मैं बंदा मार। जो ऐनी शायद थे, पूछे उसमें कि दोनों गाड़ियों की गलती थी कि नहीं थी। शायद मैं इस ओहदे पे हूँ, शायद कुछ लोगों को मेरी शक्ल नहीं पसंद, या मैं कुछ इम्पोर्टेंट केसेस मेरे पास लगे हुए हैं उनमें सिफारिश नहीं सुन रही। उसके ऊपर मुझे पिछले आपने 10-12 दिन से देखा है कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है। प्राइवेट किस्म की मेरी फेसबुक से इधर से तस्वीरें ले के चलाई जाती हैं। सुने प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो CCTV फुटेजेस रिलीज कराए। अगर हम तीनों में से कोई गाड़ी चला रहा था तो हम जिम्मेदार ठहरते हैं ना। तो कशमाला तारिक ने तो इस वाक़े को अपने ओहदे और मीडिया ट्रायल से जोड़ दिया है। एनीहाउ, वाक़े में जाँ बहक होने वाले 4 नौजवान ANF का टेस्ट देने मानसहरा से इस्लामाबाद आए थे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदिल के भाई आतिफ। उनसे मजीद बात करेंगे। आतिफ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ओवरऑल आपसे जानना चाहेंगे कि आपके भाई ANF का टेस्ट देने आए थे यहाँ पर। जी मैडम, ये वो इधर टेस्ट देने के लिए ही आए हुए थे। रात को आए, उन्होंने हमें फोन किया है कि हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। हमने उनको बोला है आप आ जाएं, तो आए हैं। उधर इनके जो ड्राइवर थे ना, वो बिल्कुल नशे की तौत में थे। ठीक है, उनको कोई समझ ही नहीं आई है, बस उन्होंने गाड़ी मारी है। उधर के जो उधर बंदे खड़े थे, हम तो उधर थे ही नहीं। बंदों ने भी हमको बताया, जो उस टाइम की वीडियो आई है वो भी हमने देखी है। ठीक है, उसमें भी यही नजर आ रहा है कि इनकी गलती है। तो मैम आप ही हमें कोई इंसाफ दिला दें या बता दें
कि देखें ये लोग अगर ऐसा कानूनी बंदे ये काम कर रहे हैं तो हम गरीब लोग क्या करेंगे जी। आतिफ, अभी कशमाला की बात भी हमने सुनी है और वो ये कह रही हैं कि गलती दोनों की थी। आदिल और साथियों की गाड़ी ने भी सिग्नल तोड़ा और उनके ड्राइवर ने भी। तो पुलिस ने इस हवाले से आपको क्या बताया? इनकी गाड़ियों की तो मैडम स्पीड ही इतनी होती है कि आप किसी टाइम पे भी चेक भी कर लें, वो रुकती नहीं है। आगे से ड्राइवर भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो कोई आगे पीछे बस ये नशा वगैरह समझिए करते हैं। हम भी इस्लामाबाद में इतने अरसे से काम कारोबार कर रहे हैं जी, हमारा भी कोई वो खास काम नहीं है, तंदूर का काम है, ठीक है। इतनी पढ़ाई तालीम भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि आदिल और उनके साथ जो लोग कार में थे, वो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, ये सब फ्रेंड्स आए थे एनएफ का टेस्ट देने के लिए या फिर ये रिलेटिव के पास थे? मैडम ये 4-5 दिन पहले आए थे, ये टेस्ट देकर वापस आए। इनकी दौड़ हुई थी नारकाटिक्स में, ये इन्होंने भर्ती होना था। ये टेस्ट देकर आए थे हमारे पास, उधर रुके हैं ये। इनको फिर 2 तारीख का उन्होंने टाइम दिया था कि तुम 2 तारीख इधर फिर पहुंच जाना। तो ये रात को बस उधर हमारे पास ही बस पहुंचने वाले ही थे, तो इनके साथ ये बस हादसा हो गया। ठीक है, तो अच्छा, एक्चुअल पुलिस के हवाले से पुलिस ने आपको क्या बताया कि ओवरऑल जो ये हादसा पेश आया है, जो ये वाकया पेश आया है, इसमें पुलिस ने भी यही बताया कि दोनों की गलती है, या पुलिस ने ये बताया कि नहीं कशमाला तारिक की गाड़ी बहुत फास्ट आ रही थी, वो पहले से ही जिगजैग करते हुए आ रहे थे? बस मैडम उस टाइम इतना ही एकदम ही बस हम लोगों को पता चला है तो न कोई हम जिसका नाम आप ले रही हैं न उसको जानते हैं, न कोई, बस है कि हो गई थी जी, बस कुछ समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो जो लोग खड़े थे उन्होंने बताया कि गाड़ियां बहुत तेज आई हैं। ठीक है, अच्छा आतिफ ये बताइए कि आप कोई अपील करना चाहते हैं? अपील यही है मैडम, देखें अब आप खुद ही फैसला कर लें, हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पर नोटिस लिया है, आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा जी, इमरान खान ने अगर नोटिस लिया है तो जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। देखें ये हम गरीब लोग हैं जी, अपनी रोटी रोजी, वो मेरा एक भाई था, कसम से आज आप हमारे घर आकर देखें ना कि हमारे घर की हालत क्या बनी हुई है। इतने मुश्किल हालत से हमने उसको पढ़ाया लिखाया, ठीक है, 12-13 जमातें हमने उसको पढ़ाई, ठीक है। अभी हमारा तो कोई नहीं है जी, बस इंसाफ ही हो जाए तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल, आपकी वालिदैन से कोई बात हुई, उनका क्या रिएक्शन था? ओवरऑल फैमिली के हवाले से बताइए। हमारी फैमिली जो मैडम है ना, बिल्कुल मकसद है अनपढ़ फैमिली है, ठीक है। अभी वो बस रोना धोना, माँ मेरी ने तो रात को ही सुना है, पहले तो हमने बताया ही नहीं है, ठीक है। बाद में जब पता चला उनको तो उस टाइम थोड़ी बेहोश हो गई, फिर थोड़ा होश आया, फिर भी रो रो के पागल हो गई है। अगर आप वीडियो लाइव कॉल करें मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आतिफ आपके भाई टेस्ट देने के लिए आए थे, एनएफ का टेस्ट हो चुका था, अब वापस आने की तैयारी थी या अब प्रिपरेशन कर रहे थे और इन्होंने टेस्ट देना था? सुबह 2 तारीख थी, सुबह उन्होंने टेस्ट देना था, रात में उन्होंने हमारे पास पहुंचना था। मेराबादी में हमारा उधर कमरा है, क्वार्टर हमने रखा हुआ है, हमारा उधर तंदूर भी है, जी11 मरकज में भी है, बेरिया टाउन में भी है, यार दोस्तों के तंदूर है। उन्होंने सिर्फ हमारे पास उधर स्टे करना था और सुबह वापस जाना था, ये अपना इंटरव्यू क्लियर करके। ठीक है, अपना इंटरव्यू क्लियर करके वापस जाना था। बहुत शुक्रिया, आतिफ हमारे साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि वो इंसाफ के तलबगार हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनके साथ इंसाफ करेंगे। दीगर टॉपिक्स पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और अब जिक्र डैनियल पॉल कत्ल केस का। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख को दीगर साथियों को जेल के डेथ सेल से सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है और ये अहम डेवलपमेंट है। फिलहाल वो आम बैरक में रहेंगे और 2 दिन बाद सख्त सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करके उन्हें सरकारी रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाएगा, जहां उनकी फैमिली सुबह 8 से शाम 5 बजे तक उनके साथ रह सकेगी, उनसे बात कर सकेगी। लेकिन इस दौरान उमर शेख और दीगर साथी मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगे और ना ही इंटरनेट की सहूलत उनको मुयस्सर आएगी। आज वफाकी हुकूमत ने इस केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि उमर शेख आम मुल्जिम नहीं बल्कि दहशतगर्दों का मास्टरमाइंड है जो अवाम के लिए खतरा है।
मुलजिमान को रिहा किया गया तो वो गायब हो जाएंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा। मुलजिम 18 साल से जेल में है, दहशतगर्दी के इल्जाम पर क्या कार्रवाई हुई? आप उमर शेख का दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक साबित करें। अब एक जानिब हुकूमत पाकिस्तान के सामने उमर शेख के दहशतगर्दों से रवाबित साबित करना चैलेंज है, और दूसरी ही जानिब ये नई अमरीकी इंतजामिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात का टेस्ट केस भी है, क्योंकि इस फैसले के खिलाफ अमरीका की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और अटॉर्नी जनरल कह चुके हैं कि अमरीका में उमर शेख को अपनी तहवील में लेने और उन पर अमरीकी अदालत में मुकदमा चलाना चाहते हैं। माजी में भी पाकिस्तान से उमर शेख की हवालगी का मुतालबा करता रहा है अमेरिका, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद किया, क्योंकि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत करने का हक नहीं रखता। तो क्या ऐसे बयानात से जो बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहती है? और क्या पाकिस्तान भी इस फैसले के तनाजुर में नई अमरीकी इंतजामिया को कोई बड़ा पैगाम दे रहा है, एक ऐसे वक्त में जब नई अमरीकी हुकूमत अफगान अमन मुआहदे पर नजरसानी का ऐलान कर चुकी है? तो क्या उमर शेख की इस जो ओवरऑल सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल जलती पर तीली का काम कर सकती है? इस पर मजीद बात करने के लिए ज्वाइन किया है खालिद अजीम साहब ने। खालिद अजीम साहब, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, विफाक भी अब इस मुकदमे में फरीक बन रहा है। हुकूमत ने इस फैसले में इतनी देर क्यों लगा दी? क्योंकि जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है उस वक्त से ही क्यों इसे फॉलो नहीं किया गया? और क्या पाकिस्तानी आइन में ऐसी शिक मौजूद है जिसकी रूह से विफाक किसी शख्स के खिलाफ कत्ल केस में पार्टी बन सकता है? देखें जी, इसमें चूंकि एक हुक्म ऐसा था जो कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी किया था और उसको डिटेन करने के हवाले से हिदायत दी थी सिंध हाई कोर्ट ने, उसको बुनियाद बना के यकीनी तौर पे वफाकी हुकूमत जो है वो उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकती थी, लेकिन उसका टाइम था और वो टाइम गुजर गया है। अब ये सिर्फ अदालत अगर चाहे तो उनको इसकी गुंजाइश दे सकती है कि उस हुक्म को चैलेंज करने के लिए टाइम बार होने के बावजूद वो अपील दायर कर सकें। आज इजाज़त सिर्फ इतनी मिली है कि आप अपील दायर करें, वो अपील काबिल समाअत है या नहीं इसका फैसला अदालत करेगी और उसी सूरत में वो पार्टी बन सकेंगे। ये तो इसकी कानूनी पोजीशन है। जी जी जी। अच्छा खालिद अजीम साहब, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, तो ये फैसला दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों पर क्या असर डालेगा? इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? और क्या ये इंटरनेशनल प्रेशर ही है जिसने अब विफाक को केस में फरीक बनने पर मजबूर किया? देखें जी, प्रेशर तो अपनी जगह पे मौजूद है, सिर्फ विफाक पे नहीं है। सिंध हुकूमत पे प्रेशर का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने ये जो मुख्तसर फैसला आया था उसके अगले ही दिन उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी और इस बात का इंतज़ार भी नहीं किया कि वजूहात सामने आए तो फिर उसके बाद, और वो बड़ी मज़ाक़ा खेज़ नज़रसानी की दरख्वास्त है, उसमें उन्होंने सारे का सारा हिट किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट के फैसले को जिसके खिलाफ वो अपील कर रहे हैं। और नज़रसानी तो ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आपने उसके नुकात को चैलेंज करना है। वो इंतज़ार किए बगैर उन्होंने अगले ही दिन उसकी जो है वो दरख्वास्त डाल दी थी नज़रसानी की। लेकिन इसके साथ साथ विफाक भी है और आपने बिल्कुल निशानदेही दुरुस्त की है कि अमेरिका इस मामले में बड़ा टची हुआ है। और जैसे आपने पहले कहा कि अमेरिका उसकी उमर शेख की हवालगी का मुतालबा भी करता रहा है और उसमें मिसालें जो दी जाती हैं रमज़ी यूसुफ या खालिद शेख मोहम्मद या इसके अलावा एमएल कासी वगैरह, लेकिन उनके तो जुराइम वो थे जो उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं किए थे बल्कि वो अमेरिका में जो जुराइम थे उनकी पादाश में उनको उनके हवाले किया गया। जबकि ये जो वाक़या है ये कराची में पेश आया जो पाकिस्तान की सरजमीन है, इसलिए कानूनी तौर पे इसका मुकदमा यहीं चलना चाहिए था। अब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का एक इम्तहान है कि वो इस बात पे उनको कन्विंस करे कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा और गवर्नमेंट ने उसमें कोई तसाहुल नहीं किया। गवर्नमेंट ने जो कत्ल का केस है उसको मुकम्मल अंदाज में, कत्ल का और अगवा का 2 केसेस थे, उनको उसने मुकम्मल तौर पे लड़ाया है और आखिरी इंतहा तक उसको लेके गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर वो चीज़ साबित नहीं हो सकी या कोई ऐसे शवाहिद सामने नहीं आ सके तो फिर बड़ा मुश्किल है कि उनको किसी और केस में डिटेन किया जाए। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया था और उसमें जो डैनियल पर्ल के वालिदैन हैं उनका वकील जो है वो भी पेश हुए, उन्होंने अखबारी तराशे वहाँ पे दिए थे और जिसकी रोशनी में ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि ये दहशतगर्दों के नेटवर्क से इनका ताल्लुक है और जिसमें
उस वक्त के सदर आसिफ जरदारी जो हैं वो उनको टेलीफोन करने का, भारतीय वजीर ख़ारजा बन के टेलीफोन करने का और उनको जंग की धमकी देने का इल्ज़ाम भी मौजूद है। उस पर अदालत ने वजह तौर पर सवाल उठाया कि 2009 के वाक़यात हैं, उस वक्त आपने इसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं बनाया? ठीक है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ और वहाँ पे मोबाइल अंदर चले गए, 7 सिमें वहाँ से बरामद हुई, सारा कुछ है। 97 लोग जो हैं उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने जेल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन न विफाक ने और न सूबे ने इस मामले में किसी किस्म का कोई मुकदमा क्यों नहीं बनाया? और जब वो कोई मुकदमा नहीं बनाया तो आप आज देख लें कि उसमें क्या आप कर सकते हैं। तो ये एक वीक पोजीशन में खड़ी हुई है हमारी हुकूमत। अलबत्ता वो जो केस उन पे बना था डैनियल पर्ल के अगवा और उसके कत्ल का, उसमें सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक इस्तगासा जो है चूँकि उस केस को साबित नहीं कर सका। पार्शरी सिंध हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिल गया था और अगवा के केस में उनको जो है वो 7 साल की सज़ा मौजूद थी उमर शेख को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे भी उनको शक का फ़ायदा देते हुए और 2-1 की अक्सरियत से उन्होंने उसको जो है वो उस फैसले को भी ख़त्म कर दिया है। अब जो कानूनी पोजीशन है वो तो यही है। अलबत्ता जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पे हैं और उसमें अगर हम कहें तो थोड़ा सा सिनेरियो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कानूनी पोजीशन तो यही है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उमर शेख की अमेरिका हवालगी मुतालबा एक बार फिर दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुल्जिमान के तबादले को कोई मुआहिदा ऐसा मौजूद नहीं है। फिर भी माजी में एमल कासी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे खालिद साहब, ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जहां मुल्जिमान को मुआहिदा ना होने के बावजूद अमेरिका के हवाले किया गया। तो क्या अब भी ऐसा कोई फैसला हो सकता है या फिर उमर शेख को दोबारा सजा दिलवाकर वफाकी हुकूमत नई अमरीकी इंतजामिया से दीगर मामलात बेहतर कर सकती है? नहीं, ऐसा अरेंजमेंट हमारा मौजूद है और उसी के तहत जो है वो एमल कासी और रमज़े यूसुफ, उमर शेख और बहुत से लोग हैं, बड़ी तादाद है जिनको के इस अंदाज में, लेकिन उनके सारे के सारे जुराइम वो हैं जो अमेरिका की सरजमीन पे हुए थे। और इसी तरह से हमने भी, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो एडमिरल मंसूरुल हक जो हैं उनको अमेरिका से ही वापस लाया गया था। पाकिस्तान में वो मतलूब थे नैब के केस में और उनको जो है वो यहाँ पे लाया गया था एहतसाब के केस में, एहतसाब कमीशन था उस वक्त। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो जो जाए वकूआ है, वो जो क्राइम सीन है वो पाकिस्तान में था, ये जुर्म पाकिस्तान के अंदर हुआ, इसलिए वो कानूनी तौर पे पोजीशन जो है वो नहीं बनती। अलबत्ता वो जो डिप्लोमेटिक मामला है उसमें मैं एक और सेंसिटिव चीज़ जो है उसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि अब जो अफगान अमल है उसके हवाले से भी को थोड़ी सी हमें उसमें स्विच होता हुआ या शिफ्ट होती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब वो जो मुआहिदा हुआ था कि इतने अरसे में जो गैर मुल्की अफवाज हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन से निकल जाएंगी, वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त तक कुछ जो डेवलपमेंट्स होनी थी, जो ट्रस्ट डेफिसिट था उसको ख़त्म करने के लिए जो तकाजे थे वो पूरे नहीं हो पाए और उसका नतीजा जो है वो यही होगा कि शायद वो उस प्रोग्राम पे अमल दरामद ना हो। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त अमेरिका को ज़रूरत थी या पिछले दिनों जो ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया जा रहा था वो यही कि पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था इस सारे प्रोसेस को और उनमें अमन अमल को कामयाब बना रहा था पाकिस्तान। लेकिन अब देखना होगा कि अमेरिका उसके बारे में क्या हिकमत अमली तय करता है। एक अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालिद साहब कि अब देखना होगा कि अमेरिका उसके ऊपर पॉलिसी मुरतब करता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे 7 से 8 से फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ नए मौज़ूआत के साथ। देखते रहिए साथ।